क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर 6 वर्क एनर्जी एंड पावर। सबसे पहले चैप्टर में स्केलर प्रोडक्ट के बारे में बताया हुआ है। टॉपिक है हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम। अब ये वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है बेटा, आपने है ना न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन पढ़े होंगे। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या बताता है, न्यूटन का थर्ड लॉ v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। और अगर हम दोनों तरफ हाफ m से मल्टीप्लाई कर दे तो मल्टीप्लाई बोथ दी साइड्स बाय 1/2m। तो सबको 1/2m से मल्टीप्लाई कर दो थर्ड इक्वेशन में, 1/2m v स्क्वायर माइनस 1/2m u स्क्वायर इक्वल टू 1/2m इंटू 2as। हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, v फाइनल वेलोसिटी तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी, माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, ये भी काइनेटिक एनर्जी बट इनिशियल। आपने 9th में याद किया था काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स होता है तो f इंटू एस। आपने ये भी 9th में याद किया था F इज इक्वल टू एम ए, और आपने याद किया था वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट एस, तो एफ एस की जगह वर्क। तो इन दोनों की जगह हम लिखेंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन। यही हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम है कि अगर आप किसी सिस्टम पे कोई वर्क करते हो तो उसके बराबर ही उस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। तो इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आएगा डेराइव काइनेटिक एनर्जी थ्योरम, डेराइव काइनेटिक या वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम को आप डेराइव करो। इस तरह से आपका क्वेश्चन इस टॉपिक पे पूछा जाएगा। करना क्या है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन आप लिखोगे, यू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as, हाफ एम से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दोगे। यहाँ ये दोनों फाइनल माइनस इनिशियल यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, 2 से 2 कैंसिल, एम ए एफ होता है, एफ इंटू एस वर्क होता है, तो इतनी काइनेटिक एनर्जी है। एग्जाम्पल 6.2, It is well known that a raindrop fall under the influence of downward gravitational force। कोई भी बारिश की बूंद नीचे की तरफ उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स उसे नीचे खींचती, इसलिए बारिश की बूंद रेनड्रॉप नीचे गिरती है। फोर्स एंड द अपोजिंग रेजिस्टिव फोर्स, और उस जो एयर है आसपास की दोनों तरफ की एयर उस पे रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है जो ऊपर के डायरेक्शन में काम करता है, तो इसे रेजिस्टिव फोर्स कहते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू एयर, रेजिस्टिव फोर्स। अब ये रेजिस्टिव फोर्स स्पीड के प्रोपोर्शनल है, जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी रेजिस्टिव फोर्स रेजिस्टेंस बढ़ेगा। मान लेते हैं गिवन क्या क्वेश्चन में, जो मास है रेनड्रॉप का 1 ग्राम है और हाइट डिस्प्लेसमेंट 1 किलोमीटर ऊपर से वो नीचे नीचे आ रही है, और इसने कहा ग्राउंड स्पीड, जब वो ग्राउंड पे टच करती है तो उसकी स्पीड वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड है। व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ने उस पर कितना वर्क किया होगा। व्हाट इज द वर्क डन बाय द अननोन रेजिस्टिव फोर्स। तो दोनों वर्क, ये वाला वर्क पूछा है और ये वाला, ये दोनों वर्क उससे पूछे हैं। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्सेस, ये दोनों वर्क आपसे पूछे हैं। तो सबसे पहले तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज निकाल लेते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज को डेल्टा ट्रायंगल से डिनोट करते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी।
तो फाइनल हाफ एम वी स्क्वायर माइनस इनिशियल तो जीरो है। ऑब्जेक्ट जब रेन ड्रॉप जब ऊपर थी तो उसमें कोई वेलोसिटी थी नहीं उसकी इनिशियल, तो रेस्ट पे थी तो उसकी इनिशियल जीरो है। तो चेंज कितना आ जाएगा, चेंज आ जाएगा हाफ इंटू मास 1 ग्राम है तो 1 को 1/1000 किलोग्राम हो जाएगा, और वेलोसिटी 50 इंटू 50, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 1 जा, अब 5 5 25 अपॉन ये आ जाएगा 25/2 इंटू 10, इससे कैंसिल तो 12.5/10 यानी 1.25 जूल। ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, वर्क डन के। अब ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स mgh, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, ऊपर से नीचे तक लेके आ रहे हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स मास कितना 1/1000, ग्रेविटी को यहाँ 10 ले लेते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए, और हाइट 1 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में लेंगे तो 1000 ऐसा यूनिट में लेंगे, कैंसिल 10 जूल। ध्यान से देखना, ग्रेविटी 10 जूल से खींच रही है, लेकिन जब तक अर्थ के पास आई 1.25 जूल ही रहा। तो कितने का चेंज है, जितना चेंज है उतना ही माइनस हुआ अपोजिट डायरेक्शन में, यानी रेजिस्टिव फोर्सेस, वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्सेस। तो रेजिस्टिव चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स प्लस वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्सेस। अब रेजिस्टिव फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में थे तो हम इसे किस तरह से करेंगे देखना, इसको यहाँ माइनस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी माइनस वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल टू वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्सेस, वैल्यू पुट कर लेते हैं 1.25 माइनस 10 इक्वल टू वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्सेस। तो वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्सेस 8.75 जूल, माइनस नेगेटिव क्यों, एक्ट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन। देखो जैसा हमने शुरू में फिगर में बनाया था, फिगर में कि ग्रेविटेशनल फोर्सेस ड्रॉप को नीचे खींच रही हैं, लेकिन जो अपोजिट रेजिस्टिव फोर्स, रेजिस्टेंस जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो उसे ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, रोक रहा है। तो डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए रेजिस्टिव फोर्स क्या आया है, नेगेटिव आया है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वर्क। वर्क किसे कहेंगे, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड, when a force is applied on an object and object moves in the direction of applied force, applied force। जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया जाता है, जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे ये फोर्स लगा दिया, और सपोज ये इस डायरेक्शन में, ये थीटा डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया और ऑब्जेक्ट यहां से मूव करके यहां आ जाती है, यानी डिस्प्लेसमेंट एस है। तो आप ऑब्जेक्ट ने मूव भी किया और फोर्स भी लगाया, तब क्या होगा, तब हम कहेंगे वर्क इज सेड टू बी डन। अब फोर्स के दो कंपोनेंट है यहाँ पे बेटा, इस चीज को समझने की कोशिश करना। यहाँ पे फोर्स के दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट तो आपका तो फोर्स के दो कंपोनेंट है, एक तो थीटा की तरफ कंपोनेंट होता है, जब फोर्स ब्रेक होती है, वेक्टर है तो दो कंपोनेंट में ब्रेक हो जाएगा, एफ कोस थीटा, और एक परपेंडिकुलर, हमेशा एक एक्स एक्सिस पे और एक परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा एफ साइन थीटा। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है ये भी, इसका वेट नीचे की तरफ काम करता है एम जी, तो ये जो एफ साइन थीटा फोर्स को ऊपर वाला कंपोनेंट है, ये एम जी को बैलेंस करता है, यानी एफ साइन थीटा इक्वल टू एम जी, तो ये बैलेंस हो गया। लेकिन जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है एफ कोस थीटा, यही इस मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है एस के लिए। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, दिस, ये फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट, यानी एस इंटू एफ कोस थीटा। तो फॉर्मूला आ जाएगा वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस कोस थीटा, ये एक्चुअल फॉर्मूला है वर्क डन का। वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू कोस थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन, theta is the angle between the direction of applied force and direction of displacement। डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट,
और फोर्स की जो अप्लाइड फोर्स की जो डायरेक्शन इन दोनों के बीच में जो एंगल है वही थीटा है। सोचो केस फर्स्ट, अगर केस फर्स्ट फोर्स ऐसे और डिस्प्लेसमेंट ऐसे यानी थीटा इक्वल टू 90 हो तो वर्क कितना होगा F इंटू एस इंटू कोस 90, और कोस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो वर्क हो जाएगा 0। क्लियर है। सेकंड, अगर फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर है, थीटा 180 है, तो वर्क इज इक्वल टू F डॉट एस कोस 180, कोस 180 -1 होता है यानी माइनस एफ एस यानी नेगेटिव वर्क, वर्क क्या हो जाएगा नेगेटिव। और अगर सेम डायरेक्शन में है, फोर्स भी उधर ही है और डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही है, तो थीटा इक्वल टू 0 यानी वर्क इज इक्वल टू F डॉट एस कोस 0। कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, कोस 0 की वैल्यू होती है 1, तो वर्क एफ एस यानी मैक्सिमम वर्क डन, मैक्सिमम वर्क डन। तो ये 3 अलग अलग केस थे, बाकी केस इनके बीच में एंगल के अकॉर्डिंग हम स्टडी करेंगे। एग्जाम्पल 6.3, एग्जाम्पल 6.3, एक साइक्लिस्ट कम टू स्कीडिंग स्टॉप इन 10 मिनट, F 10 मीटर के डिस्टेंस पे जाकर स्टॉप हो जाता है, स्किड करता है यहां से और 10 मीटर पे वो रुक जाता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द फोर्स ऑन द साइकिल ड्यू टू द रोड इज 200 न्यूटन, जो फोर्स लग रही है रोड की वजह से वो 200 न्यूटन है। एंड डायरेक्टली अपोजिट टू द मोशन, ये फोर्स मोशन के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है। वही हमारा सेकंड केस, यानी फोर्स उधर और मोशन उधर, अपोजिट डायरेक्शन यानी थीटा 180। हाउ मच वर्क डज द रोड डू ऑन द साइकिल, हाउ मच वर्क डज द साइकिल डू ऑन द रोड। तो वर्क डन इक्वल टू वर्क F डॉट एस कोस थीटा, तो रोड जो वर्क करेगा वो कितना होगा, तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स कितना हमारे पास 200 न्यूटन मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट 10 और कोस 180 डिग्री, तो ये 2000, ये 180 यानी -2000 जूल। तो ये क्या है, द स्टॉपिंग फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट मेक एंगल 180 ईच, द वर्क डन बाय द रोड, तो ये वर्क डन बाय द रोड है। ऊपर आप हेडलाइन लिख लो, वर्क डन बाय द रोड। उसके बाद न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है कि रोड जितना वर्क करेगा उतना ही वर्क क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो फ्रॉम द न्यूटन थर्ड लॉ एंड इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट ऑन द रोड ड्यू टू द साइकिल, द मैग्नीट्यूड इज 200 न्यूटन, however the road undergoes no displacement, thus work done by the cycle on the road। ध्यान से समझना, फोर्स तो सेम है, यहाँ कॉन्सेप्ट ध्यान देना बेटा। सोचो ये साइकिल है, ऐसे ही सोच लो बस ऐसे करके, और ये नीचे रोड था। साइकिल जितना फोर्स रोड पे लगाएगी, रोड उतना ही फोर्स साइकिल पे, तो रोड साइकिल पे फोर्स लगा रहा है, रोड देखना, रोड साइकिल पे फोर्स लगा रहा है 200 न्यूटन, तो साइकिल भी रोड पे फोर्स लगाएगी 200 न्यूटन, बट अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस लगा लो। तो ये तो फोर्स है, क्या है ये फोर्स, इक्वल एंड अपोजिट। लेकिन वर्क की जब बात करेंगे, वर्क तो वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो जब वर्क डन बाय रोड आएगा तो डिस्प्लेसमेंट, रोड जो वर्क कर रहा है तो साइकिल की डिस्प्लेसमेंट तो हमने ये निकाल ली -2000 जूल आ गई। लेकिन वर्क डन बाय साइकिल तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ रोड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ रोड, तो रोड तो कोई डिस्प्लेसमेंट शो ही नहीं करता, F इंटू 0, रोड कोई डिस्प्लेसमेंट शो नहीं कर रहा है, तो आंसर क्या आ गया 0। साइकिल रोड पे कितना वर्क करती है 0। अगर आप खड़े खड़े अपने घर की दीवार को धक्का लगाओगे और दीवार कहीं नहीं जाएगी तो आपने वर्क कितना किया 0। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस। तो ये अगर फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस डिस्प्लेसमेंट है, वेरिएबल यानी कभी आप कम फोर्स लगा रहे हो, कभी आप ज्यादा फोर्स लगा रहे हो, तो टोटल वर्क कैसे कैलकुलेट करोगे। सपोज डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का जो एरिया वो ये है। जनरली हमें पता है कि वर्क डन इसका
इस ग्राफ के बीच में ये जो एरिया है, यही एरिया आपका वर्क डन है। वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, F इंटू एस। तो फोर्स को और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एरिया आ जाएगा। लेकिन अगर ये सीधा सीधा होता, यानी इस तरह से होता, इस तरह से होता, तो आप कोई फॉर्मूला लगा के, मैथमेटिकल फॉर्मूला लगा के आराम से निकाल लेते, या कांस्टेंट फोर्स ऐसे होता तो भी आप निकाल लेते आराम से एरिया। लेकिन ये वेरिएबल बार बार चेंज हो रहा है, तो बार बार चेंज हो रहा है, तो इसका निकालने के लिए आप क्या करोगे, स्ट्रिप का एरिया निकाल लोगे। तो स्ट्रिप के एरिया में आप फोर्स लगा रहे हो और छोटा सा डिस्प्लेसमेंट यूज कर रहे हो, तो F इंटू डी एक्स स्मॉल। और टोटल निकालने के लिए इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। कहाँ से, x की इनिशियल वैल्यू से, xi से कहाँ तक, x की फाइनल वैल्यू तक। तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, वर्क बाय वेरिएबल फोर्सेज इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स। फोर्स को इंटीग्रेट करोगे dx के टर्म्स में x की इनिशियल वैल्यू से x की फाइनल वैल्यू तक। ये आपका फॉर्मूला है। इंटीग्रेशन आपको पिछले चैप्टर में सिखाई जा चुकी है, जहां न्यूमेरिकल आएंगे वहां दोबारा इसको सिखा देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल 6.5, एग्जाम्पल 6.5 में ये फोर्स है और ये आपका डिस्प्लेसमेंट है x। तो इसमें जो वर्क डन का ग्राफ है वो कुछ इस तरह से, ऐसे करके, ऐसे, यहाँ वैल्यूज दे दी हैं, ये 0 है और ये आपके पास 50, सपोज ये 50 पे रुक गया, ये 50 पे ही रुका हुआ है, और ये आपके पास है 100। फोर्स है न्यूटन में और ये डिस्प्लेसमेंट मीटर में है। ये पॉइंट ए, बी, सी और डी। क्वेश्चन क्या कहता है, वुमेन पुशेस ए ट्रक ऑन ए रेलवे प्लेटफॉर्म विच एज ए रफ सरफेस शी अप्लाइड ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन ओवर ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, यानी 10 मीटर तक वो 100 न्यूटन के फोर्स से उसको पुश करते रहते हैं, रेगुलर 100 से कांस्टेंट। Therefore she get progressively tired, और फिर वो थक जाती है। And her applied force reduces linearly with distance to 50। फिर उसका फोर्स लीनियरली, यानी कि वेरिएबल, लीनियर 50 तक कम हो जाता है, फोर्स कम हो जाता है, 50 न्यूटन तक आ जाता है कम होके। ये पॉइंट ई ले लो, 50 न्यूटन। द टोटल डिस्टेंस थ्रू विच द ट्रक हैज बीन मूव्ड इज 20 मीटर। टोटल 20 मीटर का डिस्टेंस था, तो ये वैल्यू होगी 20। टोटल 20 मीटर तक ट्रक ने मूव किया। प्लॉट द फोर्स अप्लाइड बाय द वुमेन एंड फ्रिक्शनल फोर्स विच इज 50 न्यूटन। फ्रिक्शनल फोर्स भी लगा, इसलिए नेगेटिव में ले जाओ, -50 न्यूटन। रेगुलर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था उस पर। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द टू फोर्सेज ओवर 20 मीटर। टोटल 20 मीटर तक दो फोर्सेज कितने थे, फ्रिक्शन फोर्स तो रेगुलर यही लगा, कहां तक, 20 तक। ये जो नीचे का एरिया है ये तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन है, ये वाला एरिया, और जो ऊपर वाला एरिया है सारा, ये एरिया है वर्क डन बाय द वुमेन, जो वुमेन वर्क करती है। तो ऊपर वाला एरिया कैसे निकलेगा, ये इसका एरिया प्लस इसका एरिया, इन दोनों का एरिया ऐड कर लेंगे। ये एरिया 100 है और नीचे 10 है, तो 100 इंटू 10, 100 इंटू 10 प्लस में ये हाफ बेस इंटू, ये ट्रिपेजियम है, तो ट्रिपेजियम का फॉर्मूला क्या होगा, सम ऑफ हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, ये और ये, तो ये 100 और ये 50 है, तो 100 प्लस में 50 इंटू इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 है। तो ये है वर्क डन बाय दी वुमेन। वुमेन कितना वर्क करती है, इसे कैलकुलेट करेंगे, 1000 हो जाएगा ये, प्लस 2 1 जा 2 5 जा 150 और इंटू 5 750, तो ये 1750 जूल आपका वर्क डन लगा, किसका, वुमेन का। अब ये जो है वर्क डन बाय दी रेजिस्टिव फोर्स, यानी फ्रिक्शनल फोर्स ने कितना वर्क किया, इसे निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स -50 इंटू लेंथ कितनी है 20, तो -1000 जूल, माइनस, यानी अब ये वर्क डन जो है वो आपका नेगेटिव पॉजिटिव आप शो कर सकते हो। नेगेटिव किस लिए, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में ये वर्क करता है। वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर ए वेरिएबल फोर्सेस।
तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ऐसे लिखेंगे डी के अपॉन में डी टी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू चेंज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन में डी टी। तो हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन में डी टी, इसमें मास कांस्टेंट है तो मास बाहर आ जाएगा, मास तो चेंज होता है नहीं, हाफ भी कांस्टेंट है तो हाफ भी बाहर आ जाएगा 1/2m। तो डिफरेंशिएट किसको करना, वी स्क्वायर को, अपॉन में किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। अब यहां डिफरेंशिएशन सिखा रहा हूं बेटा, इसने पहले की हुई उसे मालूम है, हाफ एम एज इट इज, वी स्क्वायर पावर आगे आ जाती है डिफरेंशिएशन में, तो पावर आगे आ जाएगी 2v और एक कम हो जाते, तो 2 से 1 कम होगी तो 1। अगर v क्यूब होता तो 3v स्क्वायर हो जाता, v5 होता तो 5v4 हो जाता, यानी पावर आगे आ जाएगी और ऊपर एक कम हो जाएगी, ठीक है। और टाइम के रिस्पेक्ट में है तो आप दोबारा लिखोगे dv अपॉन में dt, 2v इंटू dv अपॉन dt। अगर ये वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में ही होता तो यहीं पे 2v पे खत्म हो जाता, लेकिन टाइम के रिस्पेक्ट में तो dv अपॉन dt, 2 से 2 कैंसिल, तो आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या वैल्यू आई है, mv dv अपॉन में dt। तो m इंटू, अच्छा चेंज इन वेलोसिटी dv अपॉन में dt इंटू v, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये किसका फॉर्मूला, एक्सेलरेशन का, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन dk अपॉन में dt इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू वेलोसिटी। तो मास इंटू एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला है, ma इक्वल टू f, तो इसकी जगह f आ जाएगा, dk अपॉन में dt इक्वल टू f इंटू v, फोर्स इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है, वेलोसिटी होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद चेंज इन टाइम, यानी dx अपॉन dt। तो dk अपॉन में dt इज इक्वल टू f इंटू dx अपॉन में dt। अब दोनों को क्या करेंगे, dt से dt कैंसिल और इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट ध्यान से देखना, तो dk इक्वल टू f इंटू dx। तो इंटीग्रेशन करेंगे दोनों तरफ, इंटीग्रेशन में कैसे करते हैं मैं यहां करवा के दिखा रहा हूं। इंटीग्रेशन किसको, काइनेटिक एनर्जी को, कि कहां से कहां तक, इनिशियल वेलोसिटी काइनेटिक इनिशियल से काइनेटिक फाइनल तक, बराबर f, इंटीग्रेट करेंगे dx को xi से लेके xf तक। तो अब क्या हो जाएगा, ये फोर्स को अंदर ही रखो, f dx, फोर्स x के फॉर्मेट में ही होगा। तो dk को इंटीग्रेट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी k आएगा, k की अपर लिमिट kf और लोअर ki, तो ये हो जाएगा kf माइनस ki इक्वल टू इंटीग्रेशन xi से xf तक f dx। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इसे लिख सकते हैं हम, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ xi टू xf f dx। ये वही फॉर्मूला है जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था।